हिमालय दुनिया की सबसे युवा और भूवैज्ञानिक रूप से सबसे अस्थिर पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, आज बड़े पैमाने पर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विकास वाकई टिकाऊ है या ये इस बेहद नाजुक इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। आइए तथ्यों के आधार पर इस पूरी तस्वीर का विश्लेषण करते हैं। 17,625 ये संख्या है उन पेड़ों की जिन्हें गंगोत्री यमुनोत्री इलाके में सिर्फ एक सड़क परियोजना के लिए काटने की मंजूरी दी गई है। ये आंकड़ा अपने आप में हिमालय में चल रहे बदलाव के पैमाने को दिखाता है। यही वो बड़ा सवाल है जिसके जवाब हम इस विश्लेषण में ढूंढेंगे। आखिर इतने बड़े पैमाने पर निर्माण के पीछे असली वजहें क्या हैं और इसके नतीजे क्या हो रहे हैं। इस पूरी पड़ताल में हम इन 6 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले विकास की इस मुहिम के पीछे के तर्क को समझेंगे, फिर इन परियोजनाओं के पैमाने और लागत को देखेंगे। इसके बाद हाल में हुए संकटों के पैटर्न का विश्लेषण करेंगे और फिर जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिक चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। हम विकास की असली आर्थिक कीमत का भी आकलन करेंगे और अंत में इस पूरे मॉडल का मूल्यांकन करेंगे कि ये हमें किस दिशा में ले जा रहा है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। सरकार इन विशाल परियोजनाओं को इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ा रही है? इसके पीछे आधिकारिक तौर पर क्या उद्देश्य बताए जा रहे हैं? देखिए, सरकार के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, 4 धाम जैसी परियोजनाओं के जरिए हर मौसम में कनेक्टिविटी देना, जिससे पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। और दूसरा, जिसे कई ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ा करने का रणनीतिक लक्ष्य सैन्य साजो सामान जैसे ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्चर और टैंकों को चीन से लगी सीमा तक तेजी से पहुंचाना है। अब आते हैं दूसरे भाग पर। कौन सी मुख्य परियोजनाएं चल रही हैं, कौन सी केंद्रीय एजेंसियां इन्हें बना रही हैं और इनमें वित्तीय निवेश कितना बड़ा है। ये आंकड़े इन परियोजनाओं के विशाल पैमाने को साफ दिखाते हैं। 4 धाम सड़क परियोजना की अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपए है, जबकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन 43,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। इन परियोजनाओं को सीमा सड़क संगठन यानी BRO और राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी NHIDCL जैसी शक्तिशाली केंद्रीय एजेंसियां चला रही हैं। ये इस मुहिम में भारी वित्तीय और संस्थागत निवेश को दिखाता है। अब हम तीसरे और शायद सबसे चिंताजनक हिस्से पर आते हैं। क्या हाल की त्रासदियां सिर्फ हादसे हैं या फिर वे इन विकास परियोजनाओं से सीधे तौर पर जुड़े एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं? ये टाइमलाइन एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी से लेकर 2023 में सिलक्यारा सुरंग का ढहना तक ये सभी घटनाएं तेज कंस्ट्रक्शन के दौर में ही हुई हैं। स्रोत रिपोर्ट के मुताबिक अगर यही पैटर्न जारी रहा तो भविष्य में 2025 में धारली गांव जैसी विनाशकारी बाढ़ की घटनाएं एक गंभीर आशंका है। सिलक्यारा की घटना प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में एक सिस्टेमिक फेलियर का साफ उदाहरण है। खुद सरकारी पैनल की रिपोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला कि यह हादसा अपर्याप्त भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और सुरक्षा नियमों के पालन में नाकामी का नतीजा था, जिसे पैनल ने घोर लापरवाही कहा। यह स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों का भी एक गंभीर उदाहरण है। अब चौथे भाग पर आते हैं, जहां हम ये देखेंगे कि कैसे वैज्ञानिक सलाह और एक्सपर्ट्स की चेतावनियों को एक तरह से दरकिनार कर इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क एक ऐसे ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया गया है जिसने पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को पीछे धकेल दिया। रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में इसी दलील का इस्तेमाल करके पारिस्थितिकी सीमाओं के बावजूद चौड़ी सड़कों की जरूरत पर जोर दिया था। सरकार के इस रुख के ठीक उलट सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई रवि चोपड़ा समिति ने एक स्पष्ट वैज्ञानिक चेतावनी दी थी। समिति ने भूस्खलन रोकने के लिए सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर तक सीमित रखने की सिफारिश की। उनका तर्क था कि पहाड़ का एंगल ऑफ रिपोज यानी वो प्राकृतिक ढलान जिस पर चट्टानें और मिट्टी स्थिर रहती हैं, इससे ज्यादा चौड़े कटान का भार नहीं सह सकता। और ये स्लाइड बताती है कि कैसे नियमों की खामियों का फायदा उठाया गया। 889 किलोमीटर की विशाल 4 धाम परियोजना का एक बड़ा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA कराने के बजाय इसे 100 किलोमीटर से कम के 53 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। ये एक ऐसी रणनीति थी जिससे ये परियोजना कठोर पर्यावरणीय जांच की कानूनी जरूरत से बच निकली। 5वें भाग में हम इन परियोजनाओं के आर्थिक विरोधाभास का विश्लेषण करेंगे। क्या घोषित लागत और आपदाओं के रूप में सामने आ रही छिपी हुई देनदारियों के बीच कोई संतुलन है? ये तुलना सीधे तौर पर दिखाती है कि आपदा से उबरने की लागत अब शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को टक्कर देने लगी है।
एक तरफ 12,000 करोड़ की सड़क परियोजना है, तो दूसरी तरफ अकेले 2025 में ही आपदा राहत के लिए 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग की गई। ये एक ऐसे बिगड़े हुए आर्थिक मॉडल को उजागर करता है जहां विकास की पूरी लागत का हिसाब ही नहीं रखा जा रहा है। और ये समस्या सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इसकी तुलना ग्रेट निकोबार परियोजना से करें, जहां 8.5 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाने हैं, तो ये साफ हो जाता है कि विकास बनाम पर्यावरण का ये संघर्ष एक राष्ट्रीय नीतिगत मुद्दा बन चुका है। 800 से ज्यादा, ये आंकड़ा है निर्माण शुरू होने के बाद से सिर्फ 4 धाम मार्ग पर दर्ज किए गए भूस्खलनों की संख्या। ये सीधे तौर पर बढ़ी हुई भूवैज्ञानिक अस्थिरता को साबित करता है। और अब हम अंतिम भाग पर आते हैं, जिसमें हम सभी सबूतों को एक साथ रखकर मौजूदा विकास मॉडल पर एक निर्णायक मूल्यांकन करेंगे। हमारा विश्लेषण दिखाता है कि हाल की आपदाएं केवल हादसे नहीं, बल्कि एक दोषपूर्ण सिस्टम के लक्षण हैं। अपर्याप्त भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कमजोर पर्यावरण नियम, कानूनों को लागू करने में विफलता और जवाबदेही की स्पष्ट कमी, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो फेल होने के लिए ही बना है। तो अंतिम मूल्यांकन ये है कि मौजूदा दृष्टिकोण एक ऐसे चक्र का जोखिम पैदा कर रहा है जहां विकास की लागत भविष्य में और भी बड़ी आपदाओं को जन्म देगी। ये मॉडल आर्थिक रूप से महत्वाकांक्षी हो सकता है, लेकिन ये पारिस्थितिक और भूवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह असुरक्षित है। तो सवाल यहीं उठता है, क्या ये वाकई विकास है या अनजाने में हम आपदा की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? भारत की हिमालयी इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति के दूरगामी परिणामों पर गंभीरता से विचार करना बेहद जरूरी है।